हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस 1 आवर स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। मनी है तो हनी है, अपना सपना मनी मनी, बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये सभी मुहावरे तो आपने एक बार सुना होगा, लेकिन कभी आपने बारीकी से इसके बारे में सोचा है? क्यों लोग पैसे के पीछे भागते हैं? क्यों लोग पैसा पैसा जपते रहते हैं? क्योंकि पैसे से बड़ा आज के इस कलयुगी ज़माने में कुछ नहीं है, और ये सत्य है। जैसे सभी गेम्स में रूल्स होते हैं, उसी तरह मनी रूल्स भी होते हैं, और सबसे ज़्यादा पैसा शेयर बाज़ार यानी कि स्टॉक मार्केट में है, ये सभी अरबपतियों का मानना है। लेकिन स्टॉक मार्केट दो धारी तलवार है। अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो ये आपको महलों में राज करवा सकता है, एंड इफ़ गलत इस्तेमाल हो गया तो आप कुछ मिनटों में सड़क पे भी आ सकते हैं। स्टॉक मार्केट की दुनिया एक अलग ही दुनिया है, जहां रोज़ कोई ना कोई राजा या रंक बनता है, लेकिन इस बिज़नेस में वही लंबे समय तक टिकता है जिसे इसके रूल्स फॉलो करना आता है, और जो लक में बिलीव नहीं करता है एंड अपना मुकद्दर खुद बनाता है। सभी फील्ड में महारथी होते हैं। इसी तरह स्टॉक मार्केट के महारथियों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज मैं आपको इतिहास के सबसे तेज, शातिर, चतुर एंड मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर्स की लाइफ की एक झलक दिखलाना चाहता हूं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे एंड बारीकी से समझेंगे तो शायद आपको भी अमीर बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि इस सभी लेजेंड्स की कहानियों से एंड इनकी एक्सपीरियंसेस से एंड एक्सीलेंट मनी मैनेजमेंट से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। सो वीडियो ध्यान से देखना। तो ये है टॉप 10 हिस्ट्रीज मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर्स। नंबर 10, निक लीसन। इनका फुल नेम है निकोलस विलियम लीसन। इनका जन्म 25 फरवरी 1967 में हुआ था। मिस्टर लीसन ने बेरिंग्स बैंक को ताला लगवा दिया था। ये काफ़ी इलीगल डीलिंग ट्रेडिंग्स भी करते थे, जिसकी वजह से इन्हें जेल भी जाना पड़ गया था। मिस्टर लीसन ने अपना करियर एक बैंक में क्लर्क के तौर पे स्टार्ट किया था, एंड देन वो मॉर्गन स्टैनली, जो कि सबसे रेप्यूटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में से एक है, के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बैक ऑफिस में शिफ्ट हुए, एंड लेटर उन्हें फ्रॉड डिपार्टमेंट में अपॉइंट किया गया। 1992 में मिस्टर लीसन ने सिंगापुर में अपना खुद का ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स का ऑफिस खोल दिया, जो कि उस वक्त सिंगापुर इंटरनेशनल मॉनेटरी एक्सचेंज यानी कि सिमेक्स का देखरेख करता था। यहाँ मिस्टर लीसन ने अपने खेल की शुरुआत की। इन्होंने फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग्स चालू कर दी और बेरिंग्स बैंक को बहुत नुकसान होने लगा, लेकिन मिस्टर लीसन इन लॉसेस को एक अलग अकाउंट, जो कि एरर अकाउंट था, उसमें मिक्स करके छुपाने लगे। लेकिन धीरे धीरे बैंक ऑफिशियल्स को इस बात की खबर होने लगी। 1992 से 1994 एंडिंग तक ये लॉसेस 208 मिलियंस तक पहुंच गए, यानी कि करीब 1400 करोड़ इंडियन रुपीस। इन लॉसेस को कवर करने के लिए मिस्टर लीसन ने कई और ट्रेड्स लिए, लेकिन शायद उनका बुरा वक्त शुरू हो गया था, एंड 16 जनवरी 1995 को मिस्टर लीसन ने जापानीज स्टॉक मार्केट में ट्रेड लिया भारी मात्रा में, क्योंकि उस वक्त जापानीज मार्केट ज़्यादा मूवमेंट नहीं करती थी। लेकिन मिस्टर लीसन का बुरा वक्त शुरू हो गया था। 17 जनवरी को भूकंप आने से जापानीज मार्केट क्रैक हो चुकी थी। फिर भी मिस्टर लीसन ने सोचा रिकवरी हो जाएगी, एंड और ट्रेड्स ले लिया, एंड वो रिकवरी नहीं आई। और इस बार लॉसेस इतना बड़ा था कि मिस्टर लीसन ने एक नोट लिखा, आई एम सॉरी, और 23 फरवरी को सिंगापुर से भाग गए, क्योंकि इस बार लॉसेस 7000 करोड़ का था, जो कि एक बहुत बड़ी रकम होती है तब भी एंड आज के ज़माने में भी। एंड फाइनली इतने बड़े लॉस की भरपाई बेरिंग्स बैंक भी नहीं कर पाई, एंड 26 फरवरी को इस बैंक में ताला लग गया। सिंगापुर से मलेशिया, देन थाईलैंड एंड देन जर्मनी, फाइनली 1995 में
फ्रैंकफर्ट में मिस्टर लीसन को अरेस्ट किया गया एंड सिंगापुर भेज दिया गया, जहां उन पे फ्रॉड चार्जेस लगाए गए और 6 साल की सज़ा सुनाई गई। हालांकि 1999 में उन्हें रिलीज़ कर दिया गया क्योंकि वे कोलन कैंसर से ग्रस्त हो गए थे। 1996 में इन्होंने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था रोग ट्रेडर, जिसमें इन्होंने बयां किया था कैसे एंड क्यों सभी घटनाएं घटी थी इनके जीवन में। 2003 में उनकी पहली पत्नी ने उनको डिवोर्स दे दिया एंड 2005 में मिस्टर लीसन ने एक आयरिश ब्यूटिशियन से शादी की एंड एट प्रेजेंट ये आयरलैंड में रहते हैं एंड इन्हें गैलवे यूनाइटेड एफसी का कमर्शियल मैनेजर बनाया गया है। नंबर 9, डेविड टेपर। इनका पूरा नाम है डेविड एलन टेपर। इनका जन्म 11 सितंबर 1957 पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया में हुआ था। इनके पिता अकाउंटेंट थे और इनकी माता एलिमेंट्री स्कूल टीचर। ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया एज अ क्रेडिट एनालिस्ट फॉर इक्विबैंक। 1984 में इन्होंने कीस्टोन म्यूचुअल फंड्स ज्वाइन किया एंड देन इन 1985 गोल्डमैन सैक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन किया एज अ क्रेडिट एनालिस्ट। कहा जाता है कि मिस्टर टेपर ने अहम भूमिका निभाई थी 1987 के क्रैश में, गोल्डमैन सैक्स को इस क्रैश से बचाने के लिए। 1992 में टेपर ने गोल्डमैन सैक्स को छोड़ दिया एंड खुद की कंपनी खोल दी, अपालूसा मैनेजमेंट इन 1993 एंड 2001 में इन्होंने 61% रिटर्न्स दिए जो कि काबिल तारीफ थी। 2009 में मिस्टर टेपर की कंपनी को 7 बिलियन का प्रॉफिट हुआ एंड इसमें से 4 बिलियन मिस्टर टेपर के पर्सनल अकाउंट में चला गया। इससे मिस्टर डेविड टेपर 2009 में हाईएस्ट अर्निंग हेज फंड मैनेजर बन गए। 1986 में इनकी शादी मार्लिन रेसनिक से हुई थी एंड 2014 में ये अलग हो गए। करेंटली ये कैरोलिना पैंथर्स ऑफ द नेशनल फुटबॉल लीग एंड शार्लेट एफसी मेजर सॉकर लीग के मालिक हैं। इनकी करेंट नेटवर्थ $14 बिलियन है, यानी कि करीब 1 लाख करोड़ रुपए। ये आज भी खुद को अपर मिडिल क्लास मानते हैं और बड़े सरलता से अपना जीवन व्यतीत करते हैं मियामी, फ्लोरिडा में। नंबर 8, स्टीवन ए कोहेन। इनका जन्म 11 जून 1956 ग्रेट नेक, न्यूयॉर्क में हुआ था। इनके पिता टेलर थे और इनकी माता पियानो टीचर। इनके 6 और भाई बहन भी थे। स्कूल के दिनों से ही इनको बैटिंग की आदत थी और ये पोकर में माहिर थे। ग्रेजुएशन ख़त्म होने से पहले ही इन्होंने ट्रेडिंग अकाउंट अपनी ट्यूशन फीस यानी कि $1000 से खोल ली थी। इन्होंने अपना करियर जूनियर एनालिस्ट इन ऑप्शंस आर्बिट्रेज डिपार्टमेंट से स्टार्ट की थी। पहले ही दिन इस कंपनी में इन्होंने अपनी ट्रेडिंग से $8000 का प्रॉफिट बना लिया एंड देन जल्दी ही इन्होंने कंपनी को $1 लाख का प्रॉफिट करवा दिया अपनी ट्रेडिंग की समझ और एक्सीलेंट रिस्क मैनेजमेंट से। जल्दी ही इन्हें $75 मिलियन की फ़ंड की जिम्मेदारी दे दी गई। इसे भी इन्होंने बखूबी निभाया। 1992 में मिस्टर कोहेन ने SAC कैपिटल एडवाइजर्स स्टार्ट किया, जो कि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी थी। आगे चल के ये फर्म बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई। 2009 में इस फर्म की फ़ंड वैल्यू $14 बिलियन थी, यानी कि लगभग 90,000 करोड़ रुपए। 2012 से 2016 तक मिस्टर कोहेन पर SEC यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने इन्वेस्टिगेशन किया था, जिसमें इन पे इनसाइडर ट्रेडिंग यानी कि स्टॉक्स के मूवमेंट की पहले से जानकारी होने का इल्ज़ाम लगाया था और ये इल्ज़ाम साबित हो गया एंड मिस्टर कोहेन की कंपनी SAC कैपिटल एडवाइजर्स को $1.8 बिलियन का फ़ाइन लगाया गया और इस कंपनी को ताला लग गया, जो कि लगभग 14,000 करोड़ रुपया होता है। ये करेंटली .72 एसेट मैनेजमेंट कंपनी के ओनर है एंड 2014 में हाईएस्ट अर्निंग हज फंड मैनेजर भी बने थे। करेंटली इनकी नेटवर्थ $14.1 बिलियन है, यानी कि लगभग 1,10,000 करोड़ रुपए। नंबर 7,
जॉन पॉल्सन। इनका पूरा नाम है जॉन एल्फ्रेड पॉल्सन। इनका जन्म 14 दिसंबर 1955 न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। अरबपति होने के साथ साथ ये पॉल्सन एंड कंपनी के मालिक भी हैं। फाइनेंस की दुनिया में इन जनाब का नाम बड़े रिस्पेक्ट से लिया जाता है। इनकी ज़िंदगी 2007 में बदल गई जब इनको $4 बिलियन का प्रॉफिट इनकी ट्रेडिंग से हुआ। रातों रात एक छोटे से फंड मैनेजर से ये अरबपति बन गए, लेकिन कहने के लिए ये क्विक सक्सेस थी। एक्चुअली इसकी प्लानिंग एंड इसके पीछे हार्डवर्क ये कई सालों से कर रहे थे। इनके पिता का नाम एल्फ्रेड पॉल्सन था, जो कि हाफ फ्रेंच एंड हाफ नॉर्वेजियन थे, जबकि इनकी माता जैकलिन जूश थी। इनके पिता एल्फ्रेड पॉल्सन एक अनाथ थे एंड बड़ी मुश्किलों से उनका बचपन निकला। मिस्टर जॉन पॉल्सन ने 1980 में फर्स्ट क्लास से MBA पास किया। बहुत कठिनाइयों का सामना करते हुए इनकी मेहनत के कारण इनको स्कॉलरशिप मिली, जिससे MBA फीस पे करने में बहुत मदद मिली। जॉन के सर पर अमीर बनने का जुनून सवार था, क्योंकि बचपन से ही उन्हें बहुत यातनाएं झेलनी पड़ी थी। जॉन ने अपने करियर की शुरुआत बॉस्टन कंसल्टिंग में एक रिसर्चर के तौर पे किया। इन 1994 $2 मिलियन और केवल एक एम्प्लॉय के साथ जॉन ने पॉल्सन एंड कंपनी खोली। 2003 तक ये फर्म वर्थ $300 मिलियन की हो चुकी थी। जब 2007 में रिसेशन आया एंड जब US हाउस मार्केट को जॉन ने शॉर्ट किया, तब उन्होंने $4 बिलियन इस ट्रेड से कमाया एंड वो रातों रात वर्ल्ड फेमस बन गए। जैसे कि मैंने बताया था, जॉन का बचपन बड़ी मुश्किलों से बीता था, इसलिए जब जॉन फाइनेंशियली स्टेबल हो गए तो उन्होंने कई डोनेशंस भी की थी। $15 मिलियन उन्होंने सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग को दिया था एंड $20 मिलियन न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्टर्न बिजनेस को दिया था। इन्होंने अपने जीवन में काफ़ी डोनेशंस की है, लेकिन ये इसके बारे में बात करना पसंद नहीं करते। इसलिए इस कॉलेज में ऑडिटोरियम इनके नाम पे रखा गया, पॉल्सन। 2016 में ये डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन में चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र भी बने थे। इनकी रिस्पेक्ट वाइट हाउस तक सीमित नहीं है। कई अन्य ट्रेडर्स इनको इनकी अचीवमेंट और ट्रेडिंग रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग स्टाइल के लिए रिस्पेक्ट करते हैं और अपना टीचर भी मानते हैं। अक्टूबर 2012 में इन्होंने $100 मिलियन सेंट्रल पार्क कंजर्वेटरी को डोनेट किया था। सन 2000 में जॉन ने जेनी से शादी की थी और एट प्रेजेंट इनकी 2 बेटियां हैं, गिजेल एंड डैनियल। जॉन काफ़ी मेहनती इंसान है। हालांकि ये बात इनके और इनके जैसे कई अन्य ट्रेडर्स की सफलता से साफ दिखता है। मेहनत के साथ साथ ये सभी काफ़ी फोकस्ड एंड गोल ओरिएंटेड है। तो ये बात नोट कर लीजिए, आपकी सफलता में ये शायद काम आ सके। मिस्टर पॉल्सन काफ़ी सिंपल इंसान हैं और इन्हें मीडिया अटेंशन या कोई और डिस्ट्रैक्शन अपनी लाइफ में पसंद नहीं है। मिस्टर जॉन पॉल्सन कभी इंटरव्यू नहीं देते और ये मीडिया से दूर ही रहते हैं। हालांकि इनके जीवन पे आधारित एक मूवी बन चुकी है जिसका नाम है द बिग शॉट, जिसमें ये दिखलाया गया है कि कैसे जॉन ने 2007 में $4 बिलियन US हाउसिंग मार्केट को शॉर्ट करके बनाया था। इनका कैरेक्टर हॉलीवुड के टैलेंटेड एक्टर क्रिश्चियन बेल ने प्ले किया था। ये मूवी भी इनकी ट्रेड्स की तरह बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी सक्सेसफुल थी। जॉन का मानना है, भले लाइफ में हम कितने भी दुखी हो, तकलीफ़ हमें हमारा वक्त देता रहे, हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे हालात में एक इंसान को ऐसा कुछ कर दिखाना चाहिए जिससे कि वो अपने साथ साथ लाखों लोगों की ज़िंदगी में बदलाव ला सके। नंबर 6, पॉल ट्यूडर जोन्स। पॉल का जन्म 28 सितंबर 1954 मेम्फिस, टेनेसी, अमेरिका में हुआ था। ये एक अरबपति हज फंड मैनेजर हैं और इन्होंने
कई सामाजिक कार्यों में गवर्नमेंट और आम जनता की मदद की है। 1976 में मिस्टर जोन्स ने अपनी बैचलर्स डिग्री इकोनॉमिक्स में कंप्लीट किया एंड देन 1980 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई, लेकिन उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल अटेंड नहीं किया। 1976 में पहली बार मिस्टर जोन्स की मुलाकात मिस्टर एली ट्यूलिस से हुई, जो कि कमोडिटी ब्रोकर थे एंड कुछ साल एक्सपीरियंस लेने के बाद 1980 में मिस्टर ट्यूडर ने ट्यूडर इन्वेस्टमेंट्स कॉरपोरेशन नाम की कंपनी शुरू की एंड इन 2019 ये फर्म $7.8 बिलियन मैनेज कर रही थी। 1987 क्रैश में इन्होंने $100 मिलियन बनाया था, यानी कि 700 करोड़ रुपए। 1990 में इन्होंने जापानीज मार्केट को शॉर्ट किया और 87.4% रिटर्न्स कमाया। 1994 में मिस्टर ट्यूडर ने $8 लाख एज अ फाइन SEC को चुकाया था फॉर वायलेटिंग ट्रेडिंग रूल्स। इनकी ट्रेडिंग स्टाइल काफ़ी अलग थी। ये अपने पोजीशंस कम कर लेते थे अगर इन्हें लगता था कि ट्रेड्स सही नहीं है एंड कभी कभी पोजीशन साइज बढ़ा लेते थे लॉसेस होने पे भी। ये स्टॉप लॉस नहीं लगाते थे, इनकी स्टॉप लॉस मेंटली सेट होती है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कई लोग जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। सो कुछ टर्म्स जैसे कि हेज फंड मैनेजर, स्टॉप लॉस, लिमिट्स, रिटर्न्स, अगर ये सब आपको समझ नहीं आ रहा है तो हमारी स्टॉक मार्केट वाली वीडियो जो बेसिक वीडियो है उसे देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका ये भी कहना है कि जो इंसान स्टॉक मार्केट की ट्रेड्स में हीरो बनने की कोशिश करता है वो जल्द ही ज़ीरो बन जाता है। इसका मतलब है ईगो, इमोशंस साइड में रखकर एक अच्छा ट्रेडर ट्रेड लेता है और हवा का रुख पकड़ के उसके साथ चलने में ही भलाई समझता है, ना कि उसके खिलाफ। इनकी एस्टिमेटेड करेंट नेटवर्थ $5.3 बिलियन है एंड वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन में इनका रैंक 343 है। इन्होंने सामाजिक काम और काफ़ी डोनेशंस भी किए हैं। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया को $44 मिलियन डोनेट किया था। 2011 में इन्होंने साइंस सेंटर कंस्ट्रक्शन के लिए अलग से $12 मिलियन दिए। इनके नेतृत्व में रॉबिनहुड फाउंडेशन भी चलाई जाती है, जो कि न्यूयॉर्क सिटी में गरीबों का उद्धार करने के लिए बनाया गया था। इनकी ज़िंदगी में बहुत सी कंट्रोवर्सीज भी हुई, जैसे कि हर अरबपति की ज़िंदगी में होता है। इनमें से सबसे फेमस था 2013 वाला किस्सा, जहां एक मीटिंग में कैजुअली मिस्टर ट्यूडर ने कहा कि फीमेल ट्रेडर्स अच्छे ट्रेडर्स नहीं बन पाते जैसे ही वो बच्चे को जन्म दे देते हैं। उनका फोकस ट्रेडिंग से बच्चे की पालन पोषण पे चला जाता है। बस एक छोटा सा स्टेटमेंट एंड वॉशिंगटन पोस्ट, जो उस समय का बहुत ही बड़ा मीडिया मैग्नेट था, उसने इस एक लाइन को ऐसे पेश किया मानो मिस्टर ट्यूडर पे आसमान टूट गया। बहुत हल्ला होने के बाद फाइनली मिस्टर ट्यूडर ने माफ़ी मांगी और ये केस दबा दिया गया। 1987 में एक डॉक्यूमेंट्री आई थी इनकी जीवनी पे। इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो 1988 में इन्होंने ऑस्ट्रेलियन बॉर्न सोनिया क्लीन से शादी की एंड इनकी 3 बेटियां भी हैं, जिन्हें मिस्टर ट्यूडर ट्रेडिंग के पैतरे सिखाते रहते हैं। शादी से पहले इन्हें एक अय्याश बिगड़ैल ट्रेडर कहा जाता था, जो कि मिडनाइट पार्टीज़ के लिए फेमस थे। काफ़ी रंगीन ज़िंदगी थी इनकी जब ये अर्ली 30s में थे, ऐसा लीडिंग न्यूज़पेपर्स एंड मीडिया का मानना है। एट प्रेजेंट बहुत अन्य संस्थाओं के साथ साथ ये 2 मुख्य संस्थाओं को संभालते हैं। एक है ट्यूडर इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन एंड दूसरा रॉबिनहुड फाउंडेशन। ये तो सिर्फ नंबर 6 पोजीशन पे हैं। जैसे जैसे हम काउंटडाउन में आगे बढ़ेंगे इस एपिसोड में और भी दिलचस्प ये काउंटडाउन होता जाएगा। तो लेट्स मूव टू नंबर 5, रिचर्ड डेनिस। इनका जन्म शिकागो में 1949 जनवरी में हुआ था। इन्हें प्रिंस ऑफ द पिट के टाइटल से भी जाना जाता है। इन अर्ली 1970s में इन्होंने $1600 क्रेडिट लिया और अगले 10 सालों में इन्होंने इसे
$200 मिलियन में बदल दिया। वाओ, अनबिलीवेबल है ना। लेकिन जब 1987 में मार्केट क्रैश हो गया तब इन्हें बहुत ज़्यादा लॉसेस लेने पड़े और इन्होंने ट्रेडिंग से कुछ समय के लिए संन्यास ले लिया एंड पॉलिटिक्स में अपना फोकस शिफ्ट किया। इनको 1987 में हुए लॉस ने झकझोर दिया था। 17 साल की उम्र में ये शिकागो ट्रेडिंग फ्लोर पे ऑर्डर्स को ले जाना और जल्दी से ले आने का काम करते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे इनकी पकड़ ट्रेडिंग में बढ़ती गई, ये अपना ध्यान ट्रेडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा लगाने लगे। 1974 में इन्होंने सोयाबीन ट्रेडिंग से $5 लाख कमाया था एंड साल ख़त्म होने तक ये 26 साल की उम्र में मिलियनेयर बन चुके थे। मिस्टर डेनिस को लगता था एंड वो जानते थे ट्रेडिंग सीखा और सिखाया जा सकता है, इसलिए इन्होंने 21 आदमियों को और 2 महिलाओं को नौकरी पे रखा और इनको ट्रेनिंग देना शुरू किया। मात्र 2 हफ्तों में ये ठीक ठाक ट्रेंड हो गए। इस ग्रुप का नाम टर्टल्स रखा गया। इस ग्रुप के सभी मेंबर्स को 1 महीने का ट्रायल पीरियड दिया गया एंड देन 1 महीने बाद इनमें से बेस्ट ट्रेडर्स को चुना गया। इनको $2.5 लाख से लेकर $20 लाख के बीच में ट्रेडिंग कैपिटल दिया गया एंड 5 साल बाद इस ग्रुप ने $175 मिलियन का प्रॉफिट बनाया। अमेजिंग। एंड ये सब एक साधारण इंसान थे जिसे डेनिस ने अमेजिंग ट्रेडर्स बना दिया था। डेनिस का टर्टल एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल बना एंड ये शिकागो के वन ऑफ द बेस्ट कमोडिटी ट्रेडर्स बन गए। डेनिस कई लोगों का पैसा भी मैनेज करते थे एंड इन्वेस्ट करते थे, लेकिन 1987 की क्रैश में इन्हें टोटल $50 मिलियन का लॉस हुआ था। इस घटना ने इन्हें बदल दिया और इन्होंने लोगों का पैसा मैनेज करना बंद कर दिया। इनकी ट्रेडिंग स्टाइल्स एंड मनी मैनेजमेंट पे भी सवाल उठाए गए। सामाजिक कार्यों की बात करें तो डेनिस ने कई आर्टिकल्स द न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल एंड शिकागो ट्रिब्यून में पब्लिश किए थे। ये डेनिस ट्रेडिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट एंड CND कमोडिटीज़ के वाइस प्रेसिडेंट हैं। डेनिस फ्लेक्स योर राइट्स के भी सपोर्टर है। ये संस्था लोगों को अपने अधिकारों एंड पुलिस एनकाउंटर से बचने का पाठ पढ़ाती है। इनकी करंट नेटवर्थ का कोई सटीक रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन सब कुछ मिला के अगर देखा जाए तो इनकी नेटवर्थ लगभग $280 मिलियन होती है। नंबर 4, जिम रॉजर्स। मिस्टर रॉजर्स एक अमेरिकन इन्वेस्टर एंड फाइनेंशियल कमेंटेटर है जो कि सिंगापुर में बेस्ड है। इनका जन्म 19 अक्टूबर 1942 बॉल्टीमोर, मैरीलैंड में हुआ था। करेंटली ये बी लैंड इंटरेस्ट INC के चेयरमैन है एंड सोरस फंड एंड क्वांटम फंड के को फाउंडर भी हैं। जब मिस्टर रॉजर्स छोटे थे तब इनका पालन पोषण डेमोपोलिस, अलाबामा में हुआ था। 1964 में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की येल यूनिवर्सिटी से एंड इनकी पहली जॉब वॉल स्ट्रीट के डोमिनिक एंड डोमिनिक में थी। ये इनकी करियर की शुरुआत थी। 1966 में रॉजर्स ने सेकेंड डिग्री हासिल की इन फिलॉसफी, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। इन 2019 मिस्टर रॉजर्स को ऑनररी PhD मिला पुसान नेशनल यूनिवर्सिटी से। 1970s में इन्होंने एक इन्वेस्टमेंट बैंक आर्नोल्ड एंड एस ब्लीकरोडर ज्वाइन किया एंड इन्होंने वहाँ जॉर्ज सोरस, जो कि एक ट्रेडिंग लेजेंड है, उनके साथ काम किया। 1973 में सोरस एंड रॉजर्स दोनों ने इस बैंक से रिज़ाइन कर दिया और पार्टनरशिप में सोरस फंड खोल दिया। फ्रॉम 1970 टू 1980 10 सालों में इनकी कंपनी ने 4200% रिटर्न्स रिकॉर्ड किए, जबकि S&P जैसे हमारे यहाँ सेंसेक्स है वैसे वहाँ S&P होता था। S&P ने इस दौरान सिर्फ 47 रिटर्न्स दिए थे। इनकी पार्टनरशिप फंड फर्म काफ़ी सक्सेसफुल बन गई। 1990 से 1992 तक इन्होंने चाइना और दुनिया का टूर किया अपनी मोटरसाइकिल पे एंड 1,60,000 किलोमीटर 6 कॉन्टिनेंट्स को कवर किया था, जो कि गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था। इन्होंने अपनी एडवेंचर्स एंड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में एक बुक लिखी जिसका नाम था इन्वेस्टमेंट बाइकर,
और ये बुक बेस्ट सेलर्स के लिस्ट में चली गई। 1998 में रॉजर्स ने रॉजर्स इंटरनेशनल कमोडिटी इंडेक्स की स्थापना की। बिटवीन 1 जनवरी 1999 एंड 5 जनवरी 2002 मिस्टर रॉजर्स ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जब इन्होंने कस्टम मेड मर्सिडीज में अपनी वाइफ पेज पार्कर के साथ वर्ल्ड टूर किया, जिसमें इन्होंने 2,45,000 किलोमीटर्स कवर किया था। ये जर्नी आइसलैंड से स्टार्ट हुई थी एंड इनके निवास स्थान जो कि न्यूयॉर्क सिटी है वहाँ आके ख़त्म हुई। एक बार फिर से इन्होंने बुक लिखी इस ट्रिप के बाद, एडवेंचर कैपिटलिस्ट, एंड द बुक वेंट टू बिकम बेस्ट सेलिंग। 2002 से अब तक इन्होंने कई फाइनेंशियल टीवी शोज़ पे अपीयरेंसेस किए हैं। 2005 में इन्होंने एक और किताब लिखी जिसका नाम था हॉट कमोडिटीज़। इस बुक में मिस्टर रॉजर्स ने एक्सप्लेन किया है कि कैसे एक आम इंसान कमोडिटी मार्केट से बहुत प्रॉफिट बना सकता है। दिसंबर 2007 में मिस्टर रॉजर्स ने अपना मैंशन $16 मिलियन में बेच दिया और सिंगापुर में जाके बस गए। जब इनसे पूछा गया कि ये सिंगापुर में क्यों आके बस गए तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट के भाषा में जवाब दिया। इन्होंने कहा कि स्मार्ट इंसान अगर 1907 में जन्म लेता था तो उसे न्यूयॉर्क सिटी में बसना होता था एंड इस वक्त स्मार्ट इंसान एंड एक अच्छे ट्रेडर को एशिया में बसना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में एशियन मार्केट्स सबसे स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉफिटेबल होने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ आके बस गया हूँ। इन्होंने 3 बार शादी किया। 1966 में लुइस बेनर से पहली बार एंड फिर डिवोर्स इन 1969। दूसरी बार इन्होंने 1974 में जेनिफर स्कॉलनिक से शादी की एंड 1977 में डिवोर्स ले लिया। एंड लास्टली 2000 में इन्होंने पेज पार्कर से शादी की एंड इनकी एट प्रेजेंट 2 बेटियां हैं और ये 2 बेटियां और पेज पार्कर के साथ सिंगापुर में रहते हैं। इन 2015 इन्होंने इंडियन मार्केट से संन्यास ले लिया, यह कह के कि उम्मीद पे ट्रेडिंग नहीं की जा सकती। 2012 में इन्होंने एक इंटरव्यू में फोर्ब्स मैगजीन को बताया कि आने वाले समय में स्टॉक ब्रोकर्स टैक्सी ड्राइवर बन सकते हैं एंड जो तेज़ ब्रोकर्स हैं वो ट्रैक्टर चलाना चाहेंगे, क्योंकि आने वाले समय में किसान लैम्बोर्गिनी में घूमेंगे। मतलब किसान एंड खेती में ही फ्यूचर में प्रॉफिट्स एंड स्कोप है। इनकी करेंट नेटवर्थ इन 2020 $300 मिलियन है। तो फाइनली हम टॉप 3 तक पहुंच चुके हैं। स्टे ट्यून्ड गाइस, क्योंकि अब ये काउंटडाउन और भी हॉट होने वाला है। नंबर 3, जॉर्ज सोरस। इनका जन्म 12 अगस्त 1930 बुदापेस्ट हंगरी में हुआ था। जब मिस्टर सोरस सिर्फ 13 साल के थे तो नाजी जर्मनी ने हंगरी को अपने कंट्रोल में ले लिया था और आप सभी जानते हैं हिटलर को जूस से कितनी नफरत थी। हिटलर ने जूविश बच्चों का स्कूल जाना बंद करवा दिया। उस वक्त इन्होंने नाजी जर्मनी से बचने के बाद 1947 में यूनाइटेड किंगडम में जाके बस गए। इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पहले बैचलर्स एंड देन मास्टर्स डिग्री इन फिलॉसफी में हासिल किया। मिस्टर सोरस ने अपने करियर की शुरुआत मर्चेंट बैंक से की। यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स में छोटे मोटे जॉब्स किए। तब जाके 1969 में इन्होंने अपना पहला फंड स्टार्ट किया। इस फंड का नाम था डबल ईगल। इस फंड के सारे प्रॉफिट्स को सोरस ने इस्तेमाल किया सेकेंड फंड स्टार्ट करने के लिए, जिसका नाम रखा गया सोरस फंड, जो कि 1970 में स्टार्ट हुआ था एंड आज तक की सबसे सक्सेसफुल फंड्स में से एक है। एंड जो फर्स्ट फंड डबल ईगल था उसका नाम बदल के क्वांटम फंड रखा गया। आगे चल के जिम रॉजर्स एंड जॉर्ज सोरस ने मिल के पार्टनरशिप में सोरस फंड की स्थापना की। क्वांटम फंड ने केवल $12 मिलियन से शुरुआत की थी एंड आज इस फंड की नेटवर्थ $25 बिलियन है। मिस्टर जॉर्ज सोरस को मैन हु ब्रोक बैंक ऑफ इंग्लैंड के टाइटल से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने वर्थ 10 बिलियन पाउंड्स को शॉर्ट किया था। जिन्हें नहीं पता है शॉर्ट क्या होता है तो मैं बता दूं, एक ट्रेडर को जब किसी भी स्टॉक में भरोसा नहीं होता है और लगता है कि ये अब नीचे जा सकता है, तब ये उसे शॉर्ट करते हैं। मतलब
जितना नीचे ये स्टॉक जाएगा उतना पैसा ट्रेडर बनाता है। इस ट्रेड से मिस्टर सोरस ने $1 बिलियन बनाया था 1992 में जब करेंसी क्राइसिस आया था। इन्होंने दान धर्म के लिए सोसाइटी का निर्माण किया था। इस सोसाइटी का नाम है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। इस सोसाइटी के थ्रू अब तक मिस्टर सोरस ने $32 बिलियन का डोनेशंस कर दिया है। 1954 लंदन में ये सिंगल बैंक में एक क्लर्क थे। 1956 को ये न्यूयॉर्क सिटी आ गए एंड जॉइंड FM मायर एज आर्बिट्राज ट्रेडर। 3 साल बाद इन्होंने वर्थम कंपनी ज्वाइन किया और सोचा कि $5 लाख जमा होने के बाद लंदन लौट जाऊंगा और फिलॉसफी की पढ़ाई पूरी कर लूँगा। 1963 तक इन्होंने यूरोपियन सिक्योरिटी एनालिस्ट के तौर पे काम किया था। 1963 से 1973 यानी कि 10 साल तक ये आर्नहोल्ड एंड एस ब्लीच रोडर के वाइस चेयरमैन थे। 2003 में इनकी फंड क्वांटम फंड ने $5.5 बिलियन का प्रॉफिट किया एंड शुरुआत यानी कि 1973 से अब तक इस फंड ने $40 बिलियन का प्रॉफिट किया है, यानी कि लगभग 2,80,000 करोड़ रुपए। जस्ट इमेजिन, इतनी बड़ी रकम, वो भी कई साल पहले। ये अमेजिंग रिटर्न्स हैं। जैसा कि मैंने इस एपिसोड में पहले कहा है, अगर पति होना और कंट्रोवर्सीज कोर्ट केसेस ना होना ये पॉसिबल नहीं है। इन्हें भी 10 लाख यूरो का फाइन फ्रेंच अथॉरिटीज़ को भरना पड़ा था इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए। हालांकि इनका कहना था कि सभी ट्रेड्स जेन्युइन थे, लेकिन फ्रेंच सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें कुछ साल बाद दोषी पाया एंड फाइन लगा दिया। पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनकी 3 शादियां हो चुकी है एंड 2 डिवोर्स। 1963 में एनालिजा से शादी की एंड इनसे इनके 3 बच्चे भी हैं। इन 1983 इनका डिवोर्स हो गया एंड अगेन इन 1983 मिस्टर सोरस ने सूजन वेबर से शादी की एंड 2005 में इनका डिवोर्स हो गया। एंड लास्टली इन 2008 इनकी मुलाकात टोमिको बोल्टन से हुई एंड 2013 में इन दोनों ने शादी कर ली। इन पे जानलेवा हमला भी हो चुका है। 22 अक्टूबर 2018 में इनके मेल बॉक्स में पाइप बॉम्ब प्लेस किया गया था। लकीली इनके नेबर को डाउट हो गया एंड उन्होंने FBI को कॉल कर दिया। तब FBI ने इस बॉम्ब को केयरफुली डिट्रैक्ट किया एंड सेफ ग्राउंड्स में जाकर एक्सप्लोड भी किया। ऐसे ही कुछ और पाइप बॉम्ब्स इस दौरान बराक ओबामा एंड हिलरी क्लिंटन के मेल बॉक्स में भी प्लान किया गया था, लेकिन सभी को वक्त से पहले डिफ्यूज़ कर दिया गया। इनकी नेट वर्थ एट एज ऑफ 89 है $8.3 बिलियन एंड सरप्राइजिंगली इस अमाउंट से 5 गुना ज़्यादा इन्होंने ऑलरेडी डोनेट कर दिया है अब तक। व्हाट अ पर्सनालिटी, एंड ये एक एक्सीलेंट ट्रेडर एंड भाग्यशाली इंसान भी है। नंबर 2, विलियम डेलबर्ट गन। इनका जन्म 6 जून 1878 लुकफिन टेक्सास में हुआ था एंड 1955 में इनकी डेथ हो गई। इन्होंने 24 साल की उम्र से ही ट्रेडिंग की शुरुआत कर दी थी। इनका मानना था कि दुनिया की सबसे काबिल और बेस्ट बुक बाइबल है। ये एक बेहतरीन राइटर भी थे। इन्होंने कई किताब पब्लिश की। इनमें से कुछ फेमस बुक्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले हाउ टू मेक प्रॉफिट्स ट्रेडिंग कमोडिटीज़, एंड देन 45 years on Wall Street, and then The Tunnel Through the Air, and lastly The Magic Word। ये चारों किताबें काफ़ी फेमस हैं। इनका मानना था कि ट्रेडिंग एंड एस्ट्रोलॉजी में डीप रिलेशन है, सिर्फ इंसान को इन्हें कनेक्ट करना और स्टडी करना आना चाहिए। इनके नाम से एक टेक्निकल एनालिसिस टूल भी फेमस है जिसे हम गन एंगल्स के नाम से जानते हैं। एक बार इन्होंने अपने एक स्टूडेंट को लेटर लिखा और उसमें बताया था कि कैसे इन्होंने स्टार्स प्लैनेट्स की पोजीशन को देखकर कॉफ़ी मार्केट में ट्रेड प्रेडिक्शंस किया था एंड सरप्राइजिंगली ये सभी ट्रेड्स सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल थे। इनका ये भी मानना था कि बाइबल ये नहीं कहता कि आपको कर्मों का फल डेथ के बाद मिलेगा, बल्कि इंसान को इसी जीवन में कर्मों का फल भोगना पड़ता है। एक एक्सीलेंट ट्रेडर होने के साथ साथ ये फिलोसोफर एंड रिलीजियस भी थे। इसका पता इनकी कई लिखी किताबों से चलता है।
इनकी भी लाइफ में कंट्रोवर्सीज आई थी एंड सबसे ज़्यादा एंड सरप्राइजिंग ये थी कि इनको ट्रेडिंग आती ही नहीं थी। ऐसा अलेक्जेंडर एल्डर ने कहा था, जो कि एक फेमस राइटर थे उन दिनों। अलेक्जेंडर एल्डर ने अपनी किताब ट्रेडिंग फॉर लिविंग में ये कहा है कि जब उनकी मुलाकात गन के बेटे से हुई तो गन के बेटे ने चौंकाने वाले फैक्ट्स बताए थे। उसने कहा कि डैडी ट्रेडिंग से कुछ खास कमाई नहीं कर पाते हैं एंड जो कुछ भी अर्निंग्स आती है वो उनके बुक्स एंड ट्रेनिंग कोर्सेज से आती है। इनका नेटवर्थ सटीक से नहीं कहा जा सकता है क्योंकि कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जब इनकी डेथ हुई थी तब इनके सभी प्रॉपर्टीज़ एंड एसेट्स की नेट वैल्यू केवल $1,00,000 थी। एंड फाइनली नंबर 1, ये पर्सनालिटी एंड इनकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जेसी लिवरमोर। इनका जन्म शूबरी मैसाचुसेट्स USA 26 जुलाई 1877 में हुआ था, एक काफ़ी गरीब फैमिली में। ये जब 3.5 इयर्स के थे तो इन्होंने पढ़ना और लिखना सीख लिया था। इनके पिता एक किसान थे। जब मिस्टर लिवरमोर केवल 14 इयर्स के थे तब इनके पिता ने इनको स्कूल जाने से मना कर दिया और खेती में मदद करने के लिए कहा, लेकिन इनको ये मान्य नहीं था और मिस्टर लिवरमोर ने माँ का आशीर्वाद लिया और आधी रात को घर छोड़ दिया एंड पेन वेवर स्टॉक ब्रोकेज फर्म में स्टॉक कोट्स पोस्ट करने वाली जॉब ले ली, जिसके लिए इनको केवल $5 हर हफ्ते मिलते थे। इनको कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। इनमें से सबसे फेमस है वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। यस, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट नामक एक हॉलीवुड मूवी भी बन चुकी है। द ग्रेट बेयर ऑफ वॉल स्ट्रीट एंड बॉय प्लंजर। ये इस लिस्ट पे नंबर 1 है एंड इसकी अच्छी खासी वजह भी है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। सबसे पहली चीज़, ये एक लौते सक्सेसफुल ट्रेडर है जिन्होंने अपने आप को अपने ही गन से शूट कर लिया था। आज के समय में स्टॉक टिकर्स अपडेट्स हमें कुछ सेकंड्स में मिल जाती हैं, फिर भी लोग इसका फ़ायदा ज़्यादातर नहीं उठा पाते हैं। लेकिन उन दिनों ना कोई टेक्नोलॉजी एंड ना ही मशीन ट्रेडिंग थी। सिंपल स्टॉक की क्लोजिंग एंड ओपनिंग प्राइसेस पाने के लिए भी घंटों लग जाते थे। ऐसे हालात में भी मिस्टर लिवरमोर ने टेक्निकल एनालिसिस बड़ी अच्छी तरह से कर लेते थे। ये रियली बहुत बड़ी बात है। ये लेजेंड है एंड इसकी इम्पोर्टेंट वजह है इनकी 2 ट्रेड्स जो इन्होंने एकदम सटीक तरीके से जाना और लिया एंड ये ट्रेड्स इतिहास के सबसे बेस्ट ट्रेड्स बन गए और इन्हें ट्रेडिंग लेजेंड बना दिया। पहला 1906 में सैन फ्रांसिस्को अर्थक्वेक एंड दूसरा वॉल स्ट्रीट क्रैश ऑफ 1929। इन दोनों समय मिस्टर लिवरमोर ने अधिक मात्रा में शॉर्टिंग्स की थी। वे जान चुके थे कि मार्केट क्रैश होने वाला है। इनकी 3 बार शादी हुई थी एंड 2 बच्चे भी हैं। 1900 में पहली शादी नेटीट के साथ। इस वक्त इनकी उम्र केवल 23 साल की थी। सिर्फ कुछ ही हफ्तों की मुलाकात को शादी में बदल दिया गया था। आने वाले समय में मिस्टर लिवरमोर को बहुत बड़ा लॉस हुआ और उन्होंने अपनी पत्नी को अपनी ज्वेलरी बेचकर लॉसेस को कवर करना चाहा, लेकिन इनकी वाइफ नेटीट ने साफ मना कर दिया। हालांकि ये सभी डिज़ाइनर ज्वेलरी मिस्टर लिवरमोर ने ही नेटीट को गिफ्ट किया था। इस इंसिडेंट के बाद इनकी रिलेशनशिप परमानेंट डैमेज हो गई थी। फिर अक्टूबर 1917 में फाइनली इन दोनों ने डिवोर्स ले लिया। 2 दिसंबर 1918 में जब मिस्टर लिवरमोर 40 इयर्स के थे, इन्होंने डॉरथी फॉक्स से शादी की जो कि सिर्फ 22 साल की थी। लाइफ अब थोड़ी थोड़ी सेटल होती दिखने लगी थी, लेकिन फिर 1927 में इनके आलीशान घर में रॉबरी हो गई, वो भी गन पॉइंट पे। डॉरथी दिन ब दिन काफ़ी अल्कोहल कंज्यूम करने लगी एंड इनका रिलेशनशिप धीरे धीरे बिगड़ने लगा। आखिर में 1931 में डॉरथी ने डिवोर्स फाइल कर दिया और वो मिस्टर लिवरमोर को डिवोर्स देकर चली गई। डॉरथी ने सेटलमेंट में $10 मिलियन का डिमांड किया एंड उन्हें मिला भी, लेकिन हद तो तब हो गई जब डॉरथी ने मिस्टर लिवरमोर के $3.5 मिलियन वाले आलीशान मकान को केवल $2,22,000 में बेच दिया और डिवोर्स के दूसरे दिन ही अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली।
अंत में 28 मार्च 1933 में जब मिस्टर लिवरमोर 56 इयर्स के थे, तब इन्होंने तीसरी और आखिरी शादी की हैरियट मेथ से। 1939 में अपने बेटे के कहने पर इन्होंने एक किताब लिखी, हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक्स, लेकिन उस वक्त वर्ल्ड वॉर II के कारण और स्टॉक मार्केट में लोगों की कम दिलचस्पी के कारण ये बुक बेस्ट सेलर नहीं बन पाई एंड इसे मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले। नवंबर 28, 1940 शाम 5:30 पे मिस्टर जेसी लिवरमोर ने खुद को ऑटोमेटिक पिस्टल से शूट कर लिया मैनहट्टन के एक होटल रूम में। पुलिस को इनके लेदर डायरी में इनका सुसाइड नोट मिला था, जिसमें इन्होंने ये लिखा था, डियर नीना, मुश्किल बढ़ गई है मेरे लिए और पूरी ज़िंदगी में लड़ते लड़ते थक गया हूँ। बस यही लास्ट ऑप्शन है मेरे पास। मैं तुम्हारे मोहब्बत के काबिल कभी नहीं बन सका, मुझे माफ़ कर देना। एंड 1975 में इनके बेटे जस्टी लिवरमोर सीनियर ने भी सुसाइड कर लिया और तो और कुछ समय बाद इनके ग्रैंडसन ने भी सुसाइड कर लिया। इसी के साथ ये एपिसोड एंड काउंटडाउन ख़त्म होता है, लेकिन रह जाती है बहुत सी बातें जो हम इन सभी महारथियों की ज़िंदगी से सीख सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। हम सभी के चॉइसेस एंड डिसीजंस काफ़ी अलग होते हैं, इसलिए कमेंट्स में बताना आपने इनकी ज़िंदगी एंड एक्सपीरियंसेस से क्या सीखा। इन माय पर्सनल ओपिनियन मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट बातें सीखी, जैसे कि पैसा सब कुछ नहीं होता है। पैसा होने के बावजूद ये गारंटी नहीं है कि हमें सच्ची मोहब्बत मिले और हम खुशी से अपना जीवन व्यतीत करें। इंसान अमीर हो या गरीब, अगर गलत डिसीजन ले लेता है, उसके साथ साथ उसके चाहने वालों को भी इसकी सज़ा कहीं ना कहीं भुगतनी पड़ती है। और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम सीख सकते हैं इनकी एंड अन्य सक्सेसफुल लोगों की ज़िंदगी से। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कमेंट्स में कुछ शब्द लिखना जो आपको ये काउंटडाउन सिखा गई, शायद किसी का भला हो जाए। जाते जाते मैं कुछ फेमस सक्सेसफुल पर्सनालिटीज़ के कोट्स दिखाना चाहता हूँ, आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, धन्यवाद।